नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 17 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में भारत के नेतृत्व में गठित मित्रों का समूह संगठन के सह अध्यक्ष देश कौन से हैं? तो दोस्तों, पहली बात आप लोग ध्यान रखें कि जो मित्रों का समूह यह संगठन है, यह भारत के नेतृत्व में गठित किया गया और इसका गठन कब हुआ है? तो 15 दिसंबर 2022 को। यह दोस्तों जो इसका उद्देश्य क्या है? तो यूएन शांति सेना के साथ होने वाली हिंसा को रोकना। दोस्तों, आपको पता होगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी एक शांति सेना होती है जो किन्हीं दो देशों के मध्य जो युद्ध होता है उसमें यह यूएन की शांति सेना वह जाती है। और जो यूएनओ की शांति सेना है उसमें हमारे भारत की बस जो सैनिक हैं भारत के, वह सर्वाधिक हैं। इसीलिए दोस्तों, यह जो मित्रों का समूह संगठन है यह भारत के नेतृत्व में गठित किया गया और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? तो जो यूएन की शांति सेना है इसके साथ होने वाली हिंसा को रोकना। इसमें इसके लिए दोस्तों जो यूएन है उसमें संयुक्त राष्ट्र है, इसमें इस प्रस्ताव का नंबर दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, इसका नंबर है 2589। क्या दोस्तों, प्रस्ताव नंबर 2589 पेश किया गया था और 2021 में भारत की अध्यक्षता में ही इसे पारित कराया गया। तो आप लोग यह भी ध्यान रखें कि इसका जो मित्रों का समूह संगठन है इसका प्रस्ताव नंबर कौन सा है? तो प्रस्ताव नंबर इसका है 2589 और 2021 में दोस्तों भारत की अध्यक्षता में इसे पारित कराया गया था। तभी दोस्तों अब जाकर 2022 में यह संगठन बना है। और इसमें दोस्तों सहाध्यक्ष देश कौन कौन से हैं? तो भारत सहाध्यक्ष देश है, उसके अलावा नेपाल है, फ्रांस है, मोरक्को है, बांग्लादेश और मिस्र। यह दोस्तों जो 6 देश हैं यह हमारे सहाध्यक्ष देश हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, इसका दोस्तों प्रस्ताव जरूर याद रखें। प्रस्ताव का नंबर कौन सा है? 2589 और इसका उद्देश्य क्या है? तो यूएन शांति सेना के साथ होने वाली हिंसा को रोकना। यूएनओ की बात की जाए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ जो स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यूएनओ है, इसके अंग कितने हैं? तो अंग हैं इसके दोस्तों 6 और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है। आगे दोस्तों देखिएगा, यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो आपको पता होगा जो रुचिरा कंबोज जी हैं वर्तमान में भारत की यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधि हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा नियुक्त की गई पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? ध्यान रखें दोस्तों, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यह यूएसए में स्थित है और इसमें दोस्तों नियुक्त की गई पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है क्लाउडिन गे। इनका नाम है, ध्यान रखें आप लोग दोस्तों, पहली अश्वेत महिला और दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। बात की जाए यूएसए की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश की, तो हाल ही में दोस्तों जो केंताजी ब्राउन जैक्सन हैं ये दोस्तों अमेरिका में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और भारत में यह पहली महिला राज्यपाल थीं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी जी। यह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। तो आप लोग ध्यान रखिए, भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और किस राज्य की बनी? तो उत्तर प्रदेश की। और भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री वह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी है, सुचेता कृपलानी जी। बात की जाए दोस्तों हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश की, तो उनका नाम है लीला सेठ। और किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट जो है उसकी मुख्य न्यायाधीश बनी। ध्यान रखिए आप लोग दोस्तों, हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं ये। इनका नाम क्या है? लीला सेठ। और किस हाईकोर्ट की? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी। बात की जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तो उनका नाम है फातिमा बीबी। यह दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी। अब तक दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश अब तक नियुक्त नहीं हुई है, लेकिन पहली महिला न्यायाधीश की बात की जाए तो उनका नाम है फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष
तो दोस्तों सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो माधवी पुरी बुच, इन्हें दोस्तों सेबी का पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको पता होगा जो सेबी है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनका दोस्तों नियंत्रण करना सेबी का मुख्य कार्य होता है। WTO दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला, या दोस्तों WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रारंभ की गई डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि इस परियोजना का नाम क्या है? तो डियर मून परियोजना, और यह दोस्तों अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रारंभ की गई। इसमें दोस्तों चुने गए एकमात्र भारतीय हैं देव जोशी जी, इनका नाम दोस्तों ध्यान रखें, देव जोशी जी यह एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना गया। इसका दोस्तों सन 2018 में प्रोजेक्ट यह प्रारंभ किया गया था, और इसमें दोस्तों कुल 8 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। यह दोस्तों किस कंपनी के द्वारा इसका जो टेंडर लिया गया था? तो वह है स्पेसएक्स कंपनी जो है, इसी के द्वारा दोस्तों यह प्रोजेक्ट जो है परियोजना पूरी की जाएगी, और इसमें दोस्तों 8 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। इसमें एकमात्र भारतीय कौन शामिल है? तो देव जोशी जी। आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, नूरी उपग्रह किस देश का है? तो दोस्तों जो नूरी उपग्रह है यह है दक्षिण कोरिया का। नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया का है, और नूर उपग्रह यह किस देश का है? तो ईरान का। इसमें दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इनको ध्यान रखें कि नूरी उपग्रह किस देश का है? तो दक्षिण कोरिया का है, और नूर उपग्रह तो ईरान का है। अगला है प्रश्न, हाल ही में टेस्ट करियर में 50 विकेट व 8000 रन बनाने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी कौन बना? तो दोस्तों टेस्ट करियर में 50 विकेट व 10,000 रन बनाने वाला दुनिया का तीसरा खिलाड़ी, तो दोस्तों इनका नाम क्या है? जो रूट, जो इंग्लैंड के दोस्तों खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में टेस्ट कैरियर में 50 विकेट पूरे किए और 10,000 रन बनाए हैं। दोस्तों बात की जाए कि तीसरे खिलाड़ी हैं, तो पहला खिलाड़ी कौन था? तो स्टीव वाह, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। दूसरा खिलाड़ी तो जैक कालिस, जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। ये दोस्तों पहले दूसरे क्रम पर थे। और तीसरा जो खिलाड़ी कौन बने? तो जो रूट, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। बात की जाए दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की, तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप आपको पता होगा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया, और इसमें विजेता कौन रहा? तो इंग्लैंड, और उपविजेता कौन रहा? तो पाकिस्तान। इंग्लैंड विजेता रहा दोस्तों, और इसके कप्तान कौन थे? तो जोस बटलर। ध्यान रखें आप लोग। T20 वर्ल्ड कप इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। विजेता इंग्लैंड और उपविजेता पाकिस्तान। बात की जाए एशिया कप की, तो दोस्तों एशिया कप महिला विजेता की बात की जाए तो हमारा भारत महिला विजेता जो है भारतीय टीम रही, क्रिकेट टीम। और पुरुष विजेता की बात की जाए, पुरुष टीम किस देश की जीती? तो श्रीलंका की जो क्रिकेट टीम है वह दोस्तों पुरुष वर्ग में जीती, और इसने श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। अगला प्रश्न है, निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है तेज कौल जी को। अगला है प्रश्न, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राईहोप जो है यह कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली है दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उड़ीसा राज्य में। अगला है प्रश्न, हाल ही में गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा में जो दोस्तों इसके प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा इस बार दोस्तों जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा दोस्तों गुजरात में स्थापित किया गया है। तो इसमें दोस्तों इसके प्रथम जो चांसलर है वह अश्विनी वैष्णव जी को नियुक्त किया गया। इसमें दोस्तों अश्विनी वैष्णव जी हैं जो आपको पता होगा वर्तमान में रेल मंत्री हैं, और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं इनके द्वारा इनकी नियुक्त की गई। इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो यह पूछा जा सकता है कि आपसे गतिशक्ति जो विश्वविद्यालय है यह कहाँ स्थित है?
तो वडोदरा जो गुजरात में स्थित है, यहीं पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। और इसके प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया, तो वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्हें ही दोस्तों इसका प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया। और इनकी नियुक्त किसके द्वारा की गई, तो वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रपति हैं 15वें क्रम की द्रौपदी मुर्मू जी, इन्हीं के द्वारा इनकी नियुक्त की गई। अगला प्रश्न दोस्तों, 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों आदि महोत्सव 2022 इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो मंडला मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है आदि महोत्सव का। बात की जाए दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, यह कहाँ स्थापित हुआ, तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय जो है यह लोथल गुजरात में स्थापित हुआ। जीएसटी संग्रहालय की बात की जाए तो दोस्तों जीएसटी संग्रहालय स्थापित हुआ पणजी गोवा में। दोनों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इनको टिक कर लीजिएगा कि आदि महोत्सव 2022 यह कहाँ आयोजित किया गया, तो मंडला मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया, लोथल गुजरात में। जीएसटी संग्रहालय की बात की जाए तो पणजी गोवा में यह स्थापित किया गया था। बात की जाए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा जो सभ्यता था इसका सबसे बड़ा जो संग्रहालय है वह कहाँ स्थापित हुआ, तो दोस्तों जो आपका राखी गढ़ी है हरियाणा राजस्थान की, यहाँ ही दोस्तों इस जो आपका ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित किया गया था। तो इसका नाम भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल जिसका ओडिशा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो दोस्तों अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल इसका दोस्तों सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में भी दोस्तों जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है जिसका पूर्व नाम व्हीलर द्वीप था, इसी का दोस्तों वर्तमान में नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। इसी से दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया। और इसकी मारक क्षमता कितनी है दोस्तों, तो इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर। और दोस्तों जो अग्नि 5 ये बैलिस्टिक मिसाइल है, यह एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब दोस्तों अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो आप लोग ध्यान रखें इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 5000 किलोमीटर। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है एमएसएमई मंत्री जो हैं, एमएसएमई मंत्री नारायण राणे जी वर्तमान में हैं। इन्होंने दोस्तों कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, दोस्तों नई दिल्ली में पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री जो नारायण राणे जी हैं इनके द्वारा स्थापित इसका उद्घाटन किया गया। अगला है प्रश्न, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा की। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि दुनिया में पहली बार जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, इसे दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं सैटकॉम। ये भी शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में सीधे सैटेलाइट कम्युनिकेशन ना लिखकर सीधा सैटकॉम लिख सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि पहली बार सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की घोषणा किस देश ने की, तो हमारा भारत देश। यह इन्होंने दोस्तों जो संचार उपग्रह होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो संचार उपग्रह होते हैं, इसमें दोस्तों निवेश को आकर्षित करने के लिए इसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की है। आपको पता होगा जो दोस्तों ये हमारे संचार उपग्रह हैं, या दोस्तों टेलीकॉम जो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी दोस्तों यही इसका सारा जो जिम्मा है वह इसी का है, ट्राई का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी का दोस्तों पूरा काम होता है। तो नीलामी भी दोस्तों यही संस्था करेगी। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका अधिनियम किस वर्ष का है, तो 1997 का यह अधिनियम है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि दुनिया में पहली बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन या सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला देश कौन सा है, तो भारत है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। अगला है प्रश्न, किस देश को वर्ष 2022 से 24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया है भारत देश को। अगला है प्रश्न,
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, इस पर बनाई गई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, इसकी लंबाई है दोस्तों 12.895 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दोस्तों एस्केप टनल इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो आपकी ये सुरंग है या रेल लिंक परियोजना है, इसमें दोस्तों आपात स्थिति में राहत या बचाव के लिए दोस्तों यह टनल बनाई गई है। तो आप लोग इसकी लंबाई ध्यान रखें कि लंबाई कितनी है, तो 12.895 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें। ये दोस्तों जो ये एस्केप टनल है यह किन किन दोस्तों स्थानों के मध्य बनाई गई? तो सुंबर जो जम्मू कश्मीर में है और खडरी ये भी दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। इन्हीं के मध्य दोस्तों यह जो एस्केप टनल है यह बनाई गई है। तो इसकी लंबाई आप लोग ध्यान रखें, लंबाई कितनी है? तो 12.895 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे दोस्तों देखिएगा, बात की जाए अटल सुरंग, इसका पूर्व में नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पूर्व में नाम था रोहतांग सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग स्थित है। दोस्तों यह सुरंग लेह मनाली जो मार्ग है इसी पर यह स्थित है। तो ध्यान रखें आप लोग। इसका अटल सुरंग का पूर्व में नाम क्या था? रोहतांग सुरंग। लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है और लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। सेला सुरंग की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है। बात की जाए रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो T49 जो सुरंग है यह रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया? तो वह विमान कंपनी है स्पाइस जेट। आप लोग ध्यान रखें, स्पाइस जेट इसको दोस्तों सेफ्टी परफॉर्म ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया। इस दोस्तों सुरक्षा मानक का बेहतर पालन करने के लिए यह अवार्ड स्पाइस जेट को दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, सौर ऊर्जा संचालित विश्व की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो सौर ऊर्जा संचालित विश्व की पहली एयरलाइन है स्विस एयरलाइन। अगला है प्रश्न, अक्षय ऊर्जा संचालित भारत की पहली एयरलाइन कौन है? तो अक्षय ऊर्जा संचालित भारत की पहली एयरलाइन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दोस्तों, जो दिल्ली में स्थित है। यह दोस्तों भारत का पहला एयरपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर होगा एयरपोर्ट। तो अक्षय ऊर्जा संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है। अगला है प्रश्न दोस्तों, कार्बन न्यूट्रल भारत का पहला एयरपोर्ट। तो दोस्तों जो लेह एयरपोर्ट है लद्दाख में, यह दोस्तों भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है। बात की जाए विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट, आपको पता होगा जो किंग हमद एयरपोर्ट है यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है, यह कतर में स्थित है। इसके अलावा भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट आपको पता होगा यह भी दोस्तों जो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, यह दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इन पर दोस्तों इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। इनका दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन कीजिएगा कि सौर ऊर्जा संचालित विश्व की पहली एयरलाइन तो स्विस एयरलाइन, अक्षय ऊर्जा संचालित भारत का पहला एयरपोर्ट तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, कार्बन न्यूट्रल भारत का पहला एयरपोर्ट तो लेह एयरपोर्ट, विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट तो किंग हमद एयरपोर्ट, इसके अलावा भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। अगला है प्रश्न दोस्तों देखिएगा, प्रतिष्ठित जो रॉयल गोल्ड मेडल 2022 इसे किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो रॉयल गोल्ड मेडल है 2022 इससे दोस्तों बालकृष्ण दोषी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, इनका नाम बालकृष्ण दोषी जी, इन्हें दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न दोस्तों, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा कौन से युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो दोस्तों जो मुर्मुगांव युद्धपोत है इसे दोस्तों भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और किसके द्वारा? जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह, इन्हीं के द्वारा दोस्तों इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नाम क्या है? मुर्मुगांव युद्धपोत। इसका निर्माण दोस्तों प्रोजेक्ट 15B के तहत विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 युद्धपोत निर्मित किए जाएंगे।
तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट 15B है इसी के तहत विशाखापत्तनम श्रेणी के 4 युद्धपोत निर्मित किए जाएंगे और उसमें भी दोस्तों यह दूसरा युद्धपोत है। तो ध्यान रखें आप लोग, इसका जो प्रोजेक्ट है यह ध्यान रखें, प्रोजेक्ट कौन सा है, तो प्रोजेक्ट 15B है और इसका दूसरा जो युद्धपोत है इसका नाम क्या है, तो मोरमुगाव युद्धपोत। बात की जाए दोस्तों पहले युद्धपोत की, तो पहला युद्धपोत कौन सा था, तो विशाखापत्तनम युद्धपोत यह पहला युद्धपोत था और सेकंड जो है यह मुर्मुगांव युद्धपोत, यह दोस्तों सेकंड युद्धपोत है। दोस्तों आपको पता होगा जो मुर्मुगांव बंदरगाह है यह कहाँ स्थित है, तो गोवा में। और इसका दोस्तों जो मुर्मुगांव युद्धपोत है इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो मझगांव डाक लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ है और यह भारतीय नौसेना में मुंबई से शामिल हुआ है। ध्यान रखें आप लोग दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न हमारा है, एम्स नई दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, किस क्षेत्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, तो जो एम्स है नई दिल्ली का इसे तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। आप लोग इसका भी ध्यान रखें। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो हमारे प्रश्न हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, विशेषकर SSC GD के लिए ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे प्रश्न जो है आपका 100% पूछा ही जाएगा। तो आप लोग दोस्तों जो प्रश्न है हमारे, आप लोग कहीं इनको नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको पेपर के समय, परीक्षा के समय दोस्तों रिवीजन करने में आसानी रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत